नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस सप्ताह रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबलों पर सबकी नजर रही, जिसमें तमिलनाडु का सामना मुंबई से और विदर्भ का सामना मध्य प्रदेश से हो रहा है। बात करेंगे बधिर T20 क्रिकेट विश्व कप की, जो शारजाह में शुरू होने जा रहा है। नजर डालेंगे फुटबॉल जगत से जुड़ी खबरों पर भी। तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। रणजी ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल नागपुर में विदर्भ और मध्य प्रदेश के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक विदर्भ ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट पर 13 रन बना लिए थे। इससे पहले मध्य प्रदेश ने अपनी पहली पारी में 252 रन बनाकर पहली पारी के आधार पर 82 रन की बढ़त बनाई। विदर्भ ने अपनी पहली पारी में 170 रन बनाए थे। रणजी ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मुंबई में तमिलनाडु और मुंबई के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट खोकर 351 रन बना लिए हैं। मुंबई के लिए शार्दुल ठाकुर ने 109 रन की शानदार पारी खेली। इससे पहले तमिलनाडु ने अपनी पहली पारी में 146 रन बनाए थे। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली जीत में भारत के युवा क्रिकेटर्स का अहम योगदान रहा। भारतीय टीम रांची टेस्ट में कई दिग्गज खिलाड़ियों के बिना खेल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भारत ने इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी। भारत के लिए ध्रुव जुरैल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और आकाशदीप सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया। इंग्लैंड के खिलाफ रांची टेस्ट में मिली जीत भारत के लिए बेहद खास रही। भारत ने इस जीत के साथ ये सीरीज भी अपने नाम कर ली। विराट कोहली, लोकेश राहुल, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में मिली ये जीत वाकई खास है, क्योंकि इस जीत में भारत के युवा खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई। सिर्फ अपना दूसरा टेस्ट खेल रहे 23 साल के ध्रुव जुरैल को रांची टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ध्रुव ने पहली पारी में सर्वाधिक 90 रन बनाकर भारतीय पारी को संभाला था। उन्होंने 8वें और 9वें विकेट के लिए 2 अहम साझेदारी की और इंग्लैंड को बड़ी बढ़त लेने से रोका। वहीं दूसरी पारी में ध्रुव ने नाबाद 39 रन बनाते हुए टीम को जीत दिलाई। बल्लेबाजी के अलावा ध्रुव ने अपनी विकेट कीपिंग से भी सबको प्रभावित किया। 22 साल के यशस्वी जायसवाल 655 रन के साथ इस वक्त सीरीज के टॉप स्कोरर हैं। यशस्वी ने राजकोट टेस्ट में दोहरा शतक लगाया था। रांची टेस्ट में मिली जीत में भी यशस्वी की अहम भूमिका रही। उन्होंने पहली पारी में 73 रन बनाए। वहीं दूसरी पारी में कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर टीम को अच्छी शुरुआत दी और 37 रन बनाए। 27 साल के तेज गेंदबाज आकाशदीप सिंह ने रांची टेस्ट में शानदार डेब्यू किया। आकाशदीप ने पहली पारी में इंग्लैंड के शीर्ष 3 बल्लेबाजों जैक क्रॉली, बेन डकेट और ओली पोप को आउट किया। 24 साल के शुभमन गिल ने अपनी धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी से राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा की याद दिला दी। शुभमन ने रांची टेस्ट की पहली पारी में 38 रन बनाए। वहीं दूसरी पारी में विकेट्स गंवाकर मुश्किल में दिख रही भारतीय टीम को नाबाद अर्धशतक लगाकर जीत तक पहुंचाया। शुभमन गिल अब तक सीरीज में कुल 342 रन बना चुके हैं। 26 साल के सरफराज खान भले ही रांची टेस्ट में कुछ खास न कर सके हों, लेकिन राजकोट टेस्ट में सरफराज का ड्रीम डेब्यू इस सीरीज में अब तक की हाईलाइट रहा है। सरफराज ने राजकोट टेस्ट की दोनों पारी में अर्धशतक लगाए थे। अनुभवी खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में मैच और सीरीज जीतकर इस युवा ब्रिगेड ने दिखा दिया है कि ये मिले हुए मौकों का फायदा उठाने और जिम्मेदारी लेने में सक्षम है। क्रिकेट में न्यू इंडिया के इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। शारजाह में 6 मार्च से शुरू होने जा रहे बधिर T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए विभिन्न देशों की टीम अपनी तैयारियों में जुटी है। भारतीय बधिर क्रिकेट टीम भी इस प्रतियोगिता के लिए जमकर तैयारियां कर रही है। दिल्ली में आयोजित अभ्यास शिविर का जायजा लिया हमारे संवाददाता शरद मुदगल ने। सरकार के दिव्यांगता सशक्तिकरण तथा प्रधानमंत्री मोदी जी के कथन कि खेलोगे तो खिलोगे, उक्त पंक्तियों को आत्मसात करते हुए भारतीय बधिर क्रिकेट टीम भी तैयारियों में जुटी हुई है। शारजाह में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए
इसकी और जानकारी के लिए कि टीम का सिलेक्शन किस प्रकार किया गया, क्या प्रोग्राम है, हमारे साथ हैं टीम के कोच देवव्रत जी तथा टीम के कैप्टन वीरेंद्र सिंह एवं बीसीसीआई के मेंबर तथा भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ डेफ के प्रेसिडेंट सुमित जैन जी। देवव्रत जी, आप हमें बताइए कि अभी भारतीय मूक बधिर क्रिकेट टीम की जो प्रैक्टिस चल रही है वो किस तरीके से चल रही है? हमारी देखो, मेरे को पूरी तरह से तो नहीं आती साइन लैंग्वेज, पर ये देखो इनकी जो क्रिकेट है सब कुछ नॉर्मल क्रिकेट है, जैसे नॉर्मल बच्चे खेलते हैं वैसे ही क्रिकेट है, वैसे ही इनके सब कुछ रूल रेगुलेशन जो आईसीसी और जो बीसीसीआई रूल रेगुलेशन है। खाली डिफरेंट ये है, ये बोल नहीं पाते और मैं बोल लेता हूँ और मेरे को बड़ी दिक्कत होती है कुछ चीज़ें इनको करने में, तो मेरे को खुद करके बताना पड़ता है कभी कभार कि मेरे को जैसे ये आपकी फील्डिंग में, जैसे फील्डिंग करके इशारों में खुद टेक्निक करनी, जैसे बॉलिंग एक्शन भी और मीडियम पेसर के लिए कैसे स्विंग आना चाहिए, कहाँ से रिदम में किस लाइन में भागना है बॉलर को। देखो T20 जो वर्ल्ड कप है शारजाह में, तो सारे मैचेज हमारे फ्लड लाइट में हैं। कोशिश कर रहे हैं हम बच्चों को जो नाइट प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्लड लाइट में कराने की पूरी कोशिश है। मैं तो एक कहना चाहता हूं, जैसे डी न्यूज़ को भी हमने बोला है, क्योंकि मेरे को बोलने में और सुनने में थोड़ा दिक्कत होती है, इनकी समझ में नहीं पाता कोई भाषा, तो इंटरप्रेटर के लिए हमने उनसे गुजारिश करी है, शायद हमें मिल जाता है। तो आई होप जो वर्ल्ड कप है हमारा, थोड़ा मेरे को जो चीज़ें इनको बताने में वो ईजी हो जाएंगी कुछ चीज़ें। हम लोग यहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, साथ ही प्रैक्टिस में लगे हुए हैं एवं हमारा टीम को यही बोलना है कि किस तरीके से हमें पॉजिटिव सोचते हुए आगे बढ़ना है तथा कभी भी नकारात्मक विचार लेके नहीं आना है, और हमारा केवल एकमात्र लक्ष्य है कि भारत को T20 विश्व विजेता बनाकर भारतीय झंडे को बुलंद करना। टीम चयन जो किया गया वो भारत के लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों थे उनका चयन किया गया हर एक स्टेट से। पूरा ट्रेनिंग सेशन होने के बाद हम सब लोग दुबई के लिए जाएंगे, जहां पर कि पूरे विश्व की बहुत सारी टीमें आ रही हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, पाकिस्तान की टीम है, श्रीलंका की टीम है, बांग्लादेश की टीम है। आप भारतीय बधिर क्रिकेट टीम के ट्रेनर हैं, तो हमें यहाँ बताइए कि ट्रेनिंग किस तरीके से चल रही है। आई होप इंडिया की टीम हमारी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आई होप ये हम इंशाल्लाह ताला जीत करके ही आएंगे। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने मेहनत किया है और ये रिज़ल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं ये, और देश और दुनिया का नाम रोशन करेंगे। पूरी भारतीय टीम काफ़ी जोश से लबरेज है एवं काफ़ी मेहनत के साथ प्रैक्टिस कर रही है। उम्मीद करते हैं कि जो बधिर क्रिकेट टीम का सपना है कि वह विश्व विजेता बनकर लौटे। इन्हीं आशाओं एवं उम्मीदों के साथ हम भी उन्हें शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। कैमरामैन प्रमोद के साथ मैं शरद मुदगल, DD न्यूज, दिल्ली। इस हफ्ते की क्रिकेट जगत से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं इस क्रिकेट रैप के जरिए। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में 172 रन से हरा दिया। वेलिंगटन में खेले गए इस मुकाबले में कंगारुओं ने कीवियों के सामने 369 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 196 रन पर ऑल आउट हो गई। पिछले 2 दशक में ये ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड पर 20 टेस्ट में 17वीं जीत रही। कंगारू ने इस दौरान सिर्फ 1 मैच गंवाया। ऑस्ट्रेलिया की जीत से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में भारत को फायदा हुआ है। टीम इंडिया इस अंक तालिका में न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ शीर्ष पर पहुंच गई है। आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए अफगानिस्तान को दुबई में खेले एकमात्र टेस्ट में 6 विकेट से हरा दिया। शनिवार को एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन आयरलैंड ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली जीत दर्ज की। आयरलैंड अब टेस्ट इतिहास के 147 वर्षों में पहली टेस्ट जीत के लिए गए मैचों के मामले में चौथी सबसे तेज टीम है। मोहम्मद शामी ने दाई एक्लिस टेंडन की लंदन में सर्जरी करवाई। इस सर्जरी के बाद शामी IPL में नहीं खेल पाएंगे। हालांकि उनके जल्दी फिट होकर मैदान पर वापस लौटने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नील वेगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 37 वर्षीय वेगनर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया। ब्रेडन मैकलम का कहना है कि शोएब बशीर को काउंटी क्रिकेट में पर्याप्त मौके दिए जाने चाहिए।
शोएब बशीर ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया है। हार्दिक पांड्या ने प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट में वापसी की है। 2023 के वनडे विश्व कप में चोटग्रस्त होने के बाद हार्दिक डीवाई पाटिल टी20 कप में पहली बार मैदान पर उतरे। नामीबिया के बल्लेबाज लॉफ्टी ईटन ने पुरुष क्रिकेट में सबसे तेज टी20 शतक लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने नेपाल के खिलाफ 33 गेंद में शतक लगाया। और अब इस हफ्ते का विशेष संवाद। एशिया बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। इस प्रतियोगिता में युवा शटलर अनमोल खरब ने भारत के लिए निर्णायक मुकाबला खेला था और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के बाद अनमोल की रैंकिंग में भी जबरदस्त उछाल आया। अनमोल का लक्ष्य है कि वे इसी तरह शानदार प्रदर्शन करती रहें और अपनी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग को बेहतर बनाएं। हाल ही में भारत ने एशिया टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला वर्ग का जो गोल्ड मेडल है वो पहली बार जीता और जो डिसाइडर मैच था उसमें भारत को जीत दिलाने वाली अनमोल खरब इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपने नाम की ही तरह अनमोल खेल दिखाया था उस मैच में। अनमोल, बहुत बहुत आपको बधाई, जिस तरह का शानदार खेल आपने दिखाया और टीम को पहली बार गोल्ड जितवाने में आपने अहम भूमिका निभाई। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो सारे डिसाइडिंग मैच थे वो मतलब मैंने ही खेले, तो मतलब मेरे को बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत एक्साइटमेंट थी और मेरे को बहुत खुशी थी कि मेरे को अपने से ज़्यादा सीनियर प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। डिसाइडर आप खेल रही थी, जो आपके सामने खिलाड़ी थी उनकी रैंकिंग भी आपसे इतनी अच्छी थी, लेकिन किसी तरह का दबाव आप पर नज़र नहीं आया। क्या चल रहा था उस वक्त आपके अंदर? दबाव नहीं था, क्योंकि पूरी टीम का सपोर्ट था पीछे से, और मेरा सेकेंड डे इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, तो सबने यही बोला था कि बस आपको अपना बेस्ट खेलना है, हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ रहा। सबसे यादगार मैच आपका कौन सा रहा इस पूरे टूर्नामेंट में? सबसे यादगार, सारे मैच यादगार थे, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी जिस मैच में हुई थी वो जब हमने चाइना को हराया था उसमें हुई थी, क्योंकि वो एक बहुत टफ था और उनके साथ हमारा मैच था, और चाइना ज़्यादातर बहुत एक पावर हाउस बोला जाता है बैडमिंटन में। किस तरह से आप देखती हैं अपने परिवार के सहयोग को अपनी इस यात्रा में? मतलब पूरे परिवार का ही सपोर्ट रहा है बचपन से ही, क्योंकि मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में हूँ। पहले स्केटिंग करती थी और अब बैडमिंटन में, फिर जब मैं 9 साल की थी। सीनियर नेशनल भी जीत चुकी हैं, एशियन चैम्पियनशिप में देश को गोल्ड भी जिता चुकी हैं। अब अपना आप नेक्स्ट टारगेट क्या देखती हैं? इंटरनेशनल सर्किट में भी रैंक और अच्छी करनी है इस साल, और अभी शायद ऊबर कप होगा 28 अप्रैल से, तो अभी कुछ कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर उसमें चांस मिला तो उसमें और अच्छा इंडिया के लिए करना है। आप किसे अपना आदर्श मानती हैं, किसके खेल को आप फॉलो करती हैं? साइना दीदी को मैंने बचपन से फॉलो किया है, क्योंकि वो भी हरियाणा से थी, मैं भी हरियाणा से हूँ, और जो अगर हमारा गेम स्टाइल देखोगे तो वो भी काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि वो भी एक अटैकिंग और अग्रेसिव प्लेयर और मैं भी एक अटैकिंग थोड़ा प्रेफर करती हूँ। किस तरह से देखते हैं सरकार की ओर से मिल रहे समर्थन को और खेलो इंडिया टॉप्स जैसी स्कीम्स को? ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया, क्योंकि खेलो इंडिया एथलीट को बहुत सारी एडवांटेजेस मिलती हैं, जैसे अच्छी अकेडमीज़, अच्छे कोचेज़, अच्छे फेलोज अपने मेट्स मिलते हैं, और उनको कुछ पैसे भी मिलते हैं उनकी डाइट के लिए, और स्कूल और पढ़ाई सब चीज़ें वही हैंडल करते हैं गवर्नमेंट ही। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि फिर एथलीट को किसी भी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने गेम पे फोकस कर सकते हैं। नई जो बच्चियां हैं जो खेलों की तरफ, बैडमिंटन की तरफ अग्रसर होंगी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज है कि अगर आप खेलों में हो या पढ़ाई में, किसी में भी हो, अपना 100% दो। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो करो और उसमें अपना 100% दो। तो अनमोल खरब, जिनका ये संदेश है उभरती हुई खिलाड़ियों के लिए, छोटी बच्चों के लिए, कि आप जो भी खेल चुने या जो भी आप क्षेत्र चुने उसमें आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। सुचित्रा, डीडी न्यूज़, फरीदाबाद।
पिकल बॉल का खेल आजकल दुनिया में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। पिछले कुछ साल में इस खेल ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पिकल बॉल के फाउंडर सुनील वालवलकर का कहना है कि बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस और स्क्वॉश जैसे खेलों से मेल खाता ये खेल बेहद रोमांचक है। सुनील वालवलकर से बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। पिकल बॉल को लेकर दुनिया भर में दीवानगी बढ़ती जा रही है और अब ये खेल भारत में भी अपना पांव मजबूत कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं सुनील वालवलकर जी, जो कि भारत में इस खेल का प्रचार प्रसार का जिम्मा उठाए हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में। इस खेल के बारे में सर बताइए, क्या है पिकल बॉल और इसकी दीवानगी भारत में हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, युवा भी जुड़ रहे हैं, इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसकी दीवानगी बढ़ रही है। अमेरिका में जन्मा हुआ ये खेल 60 साल पहले अमेरिका में सियाटल से ये खेल चालू हुआ। आज भारत में इसका प्रचार प्रसार जोर में शुरू है। ये खेल सचमुच एक अजूबा है, इसको पैडल कहते हैं और इसका बॉल कहते हैं। पिकल बॉल सोच के लोगों को लगता है कि अचार है क्या, तो अचार बिल्कुल नहीं है। ये एक रैकेट बॉल स्पोर्ट्स है, जैसे टेनिस होती है, जैसे टेबल टेनिस होती है और जैसी बैडमिंटन होती है, उसी से बना हुआ ये चौथा खेल है जिसका नाम है पिकल बॉल। इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, पिकल बॉल। इसके पीछे क्या कहानी है, ये हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। पिकल बॉल की कहानी मनोरंजक है। 60 साल पहले जो अमेरिकन कांग्रेसमैन ने इसको जन्म दिया था, उनके पास एक छोटा उनका फैमिली डॉगी था। ये बॉल ऐसे खेलते हुए गवत में ग्रास में जाता था, तो वहाँ से वो पिकल नाम का उनका जो डॉगी था वो बॉल यहाँ वापस फेच करता था, लेके आता था। इसीलिए उन कांग्रेसमैन ने इस खेल को नाम दिया पिकल्स बॉल। अदरवाइज पिकल का मतलब भारतीय अचार का और इस खेल का कोई संबंध नहीं है। ये डॉगी के ऊपर नाम दिया गया, इसके लिए इसको पिकल बॉल कहता है। आज के समय में हम देखें तो देश में खेलों के लेके एक अलग ही उत्साह है, माहौल बदल रहा है, खेल पे सरकार खर्च कर रही है। जो ये इस प्रकार के जो नए खेल हैं जिसके प्रति लोगों की दीवानगी बढ़ रही है, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से आपको किस प्रकार की मदद मिल रही है? एक तो बात साफ है कि सरकार ने जो खेलो इंडिया मूवमेंट की है वो बहुत ही अच्छी की है। भारत में खेलो इंडिया जैसे मूवमेंट और होने चाहिए और भारत सरकार सभी खेलों के लिए प्रचार और प्रसार के लिए प्रोत्साहन दे रही है। सभी जगह स्टेडियम बन रहे हैं, स्कॉलरशिप दी जा रही है, फॉरेन में जा रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हर कोई मंत्री, हर कोई खासदार, सांसद इस खेल को दीवाना हो रहा है और हर प्रकार से वैयक्तिक लेवल पे, पर्सनल लेवल पे इसको प्रोत्साहन किया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये ओलंपिक स्पोर्ट्स बनेगा, वो भी एक 4 साल 5 साल में बनने वाला है, तब जाके ये खेल को भारत सरकार भी प्रोत्साहित करेगा ही, इतना मेरा दावा है। क्योंकि इस खेल से इसका जो स्पोर्टिंग बेस है वो बढ़ने वाला है। अगर हम इस बॉल और इस रैकेट की बात करें तो कहीं ना कहीं टेबल टेनिस या जो है टेनिस का इसका जो देख लगता है, किस प्रकार से ये अलग है टेबल टेनिस या अन्य प्रकार के जो जैसे स्क्वैश का भी अगर हम देखें तो इसी प्रकार का कुछ रहता है, कैसे ये अलग है? बिल्कुल, ये अलगपन ऐसी है, जो 3 खेल मैंने कहा, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन, इसमें से जो कठिन चीज़ें हैं ये खेल में से निकाल दी गई है। टेबल टेनिस में सबसे कठिन चीज़ होती है कि जो बॉल होता है वो कोर्ट जो टेबल तक ही सीमित रखनी पड़ती है। टेबल छोटी होती है, इसीलिए आपको बहुत एजाइल हो रहना पड़ता है। इस खेल में आपको एक बड़ा 20 बाई 44 फीट का बड़ा कोर्ट, हार्ड सरफेस वाला कोर्ट दिया गया होता है। लॉन टेनिस में सबसे कठिन चीज़ कौन सी होती है, तो ओवरहैंड सर्विस। वो करते करते, प्रैक्टिस करते करते 6 महीने चले जाते हैं। पिकल बॉल में आपको अंडरहैंड सर्विस की मुबादी है, इसीलिए ये आसान हो जाता है। इस खेल को देश में अगर हम इसको जो हम खेलने के लिए आपकी तरफ से, फेडरेशन की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हम लोग बहुत से ग्रास रूट लेवल पे लेके जा रहे हैं। मुंबई में मैंने ये शुरुआत की, आज 17 राज्यों में ये खेल फैल चुका है। इसके टूर्नामेंट्स होते हैं, इसके वर्कशॉप्स होते हैं, इसके सेमिनार्स होते हैं। आप जैसे माध्यम कर्मी जो है, आज इतना बड़ा दूरदर्शन है, दूरदर्शन इसके तरफ से ये बहुत लोगों तक जाएगा। इंटरनेशनली भी हम लोग कनेक्टेड है, इसीलिए जो इंटरनेशनल फेडरेशन है उसके साथ टाई अप करके हम लोग यहाँ से बाली, फुकेत, हांगकांग, बैंकॉक जैसे शहरों में लेके गए। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से जुड़ने के लिए। तो ये थे सुनील वालवलकर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि
पिकल बॉल का खेल जो है वो एक आम खिलाड़ियों के लिए है, एक आम स्तर से जो है आने वाले बच्चों के लिए है, और देश में इस खेल से लगातार लोग जुड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं फेडरेशन भी जो है खिलाड़ियों को जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास कर रही है। सुशील कुमार, DT न्यूज़। भारत में आयोजित होने जा रही मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के तहत नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में स्पोर्ट्स चैलेंज का आयोजन किया गया। मिस न्यूजीलैंड नवजोत कौर भारतीय मूल की हैं। विराट कोहली की प्रशंसक नवजोत कौर का खेलों से विशेष लगाव है। उन्होंने विभिन्न खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने का भरपूर लुत्फ उठाया। मिस वर्ल्ड पाजेंट को इस बार कहा जा रहा है ब्यूटी विद पर्पस, और इस वक्त हमारे साथ है मिस न्यूजीलैंड नवजोत कौर। नवजोत, स्वागत है भारत में। कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आप ब्यूटी क्वींस के लिए एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दर्शाना? आई थिंक सबको होना चाहिए कि स्पोर्ट्स में वो अच्छा करे, सब में अच्छा करे, पर आई थिंक एवरीवन इज़ वेरी सपोर्टिव, लाइक वो सबको एक दूसरे को इंकरेज कर रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स अ माइलस्टोन, लाइक कि आप सब अपने 4 स्टोन्स है जो लाइक पढ़ाई में भी, स्पोर्ट्स में भी सब होने चाहिए। आई थिंक इट्स फन, लाइक इट्स रियली गुड, एंड आई थिंक एवरी टीम सपोर्ट कर रही है एक दूसरे को। और जब बात होती है ब्यूटी विद पर्पस की, फिटनेस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और स्पोर्ट्स और फिटनेस का एक मतलब हम कहीं अटूट रिश्ता है। तो कितना आप ज़रूरी मानती है स्पोर्ट्स से जुड़ना सबके लिए, मतलब किसी भी गर्ल के लिए स्पोर्ट्स से जुड़ना कितना इम्पॉर्टेंट मानती है? बहुत ज़रूरी है। मैं जब घर में थी मैं नेटबॉल खेलती हूँ और मैं स्विमिंग भी करती हूँ, और मैं पुलिस में थी घर पे, सो अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स। मैं 6 दिन जिम जाती हूँ इन अ वीक बैक होम, और 1 दिन रनिंग के लिए होता है। पर आई थिंक फिट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपकी हेल्थ जैसे आप दिखते हैं बहुत ज़रूरी है। सब कंटेस्टेंट आपस में कम्पीट भी करें लेकिन एक दूसरे को चीयर करते हुए भी नजर आए, तो किस तरह का ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? अभी जैसे मेरी चोट आ गई, माय स्पोर्ट्स टीम सब आ गए, they take care of each other. I think it's very important because it encourages you to keep going. और ओवरऑल आप किस तरह से देखती हैं स्पोर्ट्स चैलेंज को इस ब्यूटी पेजेंट में इंक्लूड करना, क्योंकि आपकी फिटनेस को दर्शाता है और टीम स्पिरिट को भी दर्शाता है, तो दोनों ही आपके जो एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी के वो नज़र आएंगे। हाँ, बहुत ज़रूरी है। लाइक एक जाना जाएगा 117 कंटेस्टेंट से, पर आई थिंक वो सब कुछ देखते हैं कि कैसे दूसरों को इंकरेज करो, कैसे आप करते हो। और ब्यूटी विद पर्पस के ज़रिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग गर्ल्स को जो कि अपने अपीयरेंस पर तो ध्यान देना चाहती हैं लेकिन अपनी फिटनेस पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए? मैं तो कहूँगी कि हमेशा एटलीस्ट हाफ एन आवर रोज़ का आप करो जिम, और इम्पोर्टेंट है कि आप फ्रेंड्स भी कर सकते हैं साथ में, इंकरेज करो एक दूसरे को, और हमेशा जो आप सपने करना चाहते हैं वो करो। और इंडिया में अभी हम जैसे देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट की कई स्कीम्स हैं जो कि एनकरेज कर रही हैं यंग प्लेयर्स को, तो कितना आप इम्पॉर्टेंट मानते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को स्पोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए? जैसे न्यूजीलैंड में देयर इज अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्स, आफ्टर स्कूल केयर है, नेटबॉल खिलाते हैं, हॉकी करते हैं। आई थिंक इंडिया में भी शुरू है अब, बिकॉज लड़कियां जो हमें सिखा रही थी क्रिकेट वो दिल्ली की है, बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर गर्ल्स टू गेट आउट देयर एंड डू स्टफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मिस न्यूजीलैंड नवजोत कौर, जिनका मानना है कि सबके लिए खेलों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है और अपनी फिटनेस पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन सनी कालरा के साथ सुचित्रा, DT न्यूज़ दिल्ली। इस हफ्ते की कुछ प्रमुख खेल खबरों पर नजर डालते हैं इस खेल दनादन। फ्रांस के फुटबॉलर पॉल पोग्बा पर डोपिंग में लिप्त होने के चलते 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। पोग्बा को सितंबर में डोप टेस्ट में फेल होने पर सस्पेंड किया गया था। अक्टूबर में उनका दूसरा सैंपल भी पॉजिटिव पाया गया था। यूवेंटस के सीजन के पहले मैच के बाद पोग्बा का टेस्ट किया गया था। इस प्रतिबंध को उसी दिन से लागू माना गया है। इसके मुताबिक पोग्बा 2027 तक नहीं खेल सकते हैं। पोग्बा इस प्रतिबंध के खिलाफ इटली के नेशनल एंटी डोपिंग ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। फ्रांस को हराकर नेशंस लीग का खिताब जीतने वाली स्पेन की महिला फुटबॉल टीम ने स्पेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने टीम को बधाई दी और पेरिस ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं दी। अल्जीरिया ने स्विट्जरलैंड के पूर्व मैनेजर व्लादिमीर पेटकोविच को अपनी राष्ट्रीय टीम का कोच नियुक्त किया है। पेटकोविच 7 साल तक स्विट्जरलैंड के कोच रहे थे।
कैमरून फुटबॉल संघ ने कोच रिगोबर्ट सॉन्ग के करार को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। सॉन्ग का टीम के साथ 2 साल का करार समाप्त हो चुका है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक मैच के लिए सस्पेंड किया गया है। रोनाल्डो ने अल नस्र और अल शबाब के बीच खेले गए मैच में दर्शकों की ओर अभद्र इशारा किया था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एरिक टेन हैग ने फुलहम को आड़े हाथों लिया है। टेन हैग ने कहा कि ब्रूनो फर्नांडिस का मजाक उड़ाने वाले वीडियो के लिए फुलहम को माफी मांगनी चाहिए। उत्तर कोरिया की महिला फुटबॉल टीम पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही। जापान के खिलाफ मिली हार के बाद उत्तर कोरिया के कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो अपने आंसू नहीं रोक सके। रेडबुल के टीम प्रिंसिपल क्रिश्चियन हॉर्नर ने महिला कर्मी के साथ दुर्व्यवहार के आरोप से फिर इनकार किया है। हॉर्नर को बुधवार को क्लीन चिट दी गई थी, लेकिन इसके बाद मामले से जुड़े कुछ मैसेज लीक हो गए थे। महिला कर्मी के पास अपील करने का अधिकार है। 3 बार के पीजे टूर विजेता एंथनी किम ने लिव गोल्फ ज्वाइन कर लिया है। किम 2012 में चोट के कारण रिटायर से हो गए थे। सऊदी अरब में पहली बार स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रियाद में आयोजित इस प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल स्कीयर्स ने हिस्सा लिया। तो खेल आजकल में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं दुनिया की पहली जेट सूट रेस की झलकियों के साथ। दुबई में आयोजित इस रेस में 8 पायलट्स ने जेट सूट पहनकर दुबई हार्बर के पास प्रतिस्पर्धा की। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2015 में आवास योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब सिर्फ गरीब परिवारों को पक्की छत देना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री शहरी आवास